हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइस के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम राजस्थान भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर रहे थे। हमने कल राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं ये देख चुके थे। आज जो है राजस्थान के उद्योग, विशेषकर करंट जी के आज तक की, है ना, आज तक राजस्थान सरकार ने कौन कौन से एमओयू सिग्नेचर किए हैं, आज तक कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है ना, उन सभी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। 2023 में आज 20 जनवरी के दिन तक कितनी योजनाएं आ चुकी है ना, और कल कौन सी योजना आ रही है, इन सभी को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों मैं फिर कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो आप इसको पहले ही शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जब आपको बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने जो है कि 6 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के रावण का चबूतरा, कौन सा चबूतरा भाई, रावण का चबूतरा मैदान में, ध्यान देना थोड़ा सा, कि जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। ध्यान देना, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी हाल ही की बात है कि 6 जनवरी 2023 के दिन, कब, 6 जनवरी 2023 के दिन की बात है। मुख्यमंत्री कौन थे अपने, अशोक गहलोत हैं, थे नहीं भाई, हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान, कौन सा मैदान है, रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, कौन सा उत्सव है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया था साहब। उनके बारे में हमें इनमें से असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन देखिए आप कि इस बार उत्सव की मुख्य थीम क्या थी, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। 6 जनवरी को जब रावण के चबूतरे पर खड़े हुए थे अशोक जी गहलोत, तो उन्होंने पहली बार राजस्थानियों से जब हाई हल्लो किया, और उसके बाद पहला कथन जो बोला वो यही था कि हमारी इस उत्सव की, कौन से उत्सव की, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की थीम है कि विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। राजस्थान कैसा है भाई, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है, हमें असत्य छांटना है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि भाई 2023 को 6 जनवरी के दिन जो उत्सव शुरू हुआ, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, उस उत्सव की थीम क्या थी कि विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान, इसकी थीम थी। दूसरा ऑप्शन है कि यह 34वां उत्सव, नहीं भाई, यहीं पर आपकी असत्य कथन आ जाता है कि 34वां नहीं था, बल्कि यह 33वां उत्सव था। यह क्या था, 33वां। तो अपना सही आंसर तो यही बी पकड़ा जा रहा है। बाकी हम सारे ऑप्शन देखेंगे क्योंकि सारे इंपोर्टेंट है यहां पर, कि साहब ये 34वां नहीं था, बल्कि कौन सा उत्सव था, यह 33वां उत्सव था। सन 1991 की वो दिन है जब हमारे यहां पर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की शुरुआत हुई थी। कब, 1991 में। तो तब से लेकर ये 33वां उत्सव मनाया जा रहा है। अभी कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है भाई, 33वां उत्सव मनाया जा रहा है, और इसका आयोजन 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक हुआ। 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया भाई। अगला कथन है कि यह आयोजन जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र, जो जोधपुर का जिला उद्योग केंद्र है वो, और इसके अलावा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान कहां पर है, जयपुर, और इसके अलावा जो नोडल एजेंसी है मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर, है ना, उनके संयुक्त तत्वाधान में। तो ध्यान रखना, ये 4 संस्थाओं का आप नाम याद रखना। एक तो जोधपुर जिला प्रशासन, एक जिला उद्योग केंद्र जोधपुर, एक उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर, इसके अलावा मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर। इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस उत्सव को किया जा रहा है। ठीक है, मनाया जा रहा है। इसमें लगभग 750 स्टॉल्स लगी है। कितनी, 750 स्टॉल्स लगी है ना। इसमें 18 राज्यों से, है ना, 700 से ज्यादा हस्तशिल्पी हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी कथन सत्य हैं, केवल बी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी, क्योंकि यह 34वां नहीं है बल्कि 33वां महोत्सव है। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का यह 33वां संस्करण है, जो 1991 में शुरू हुआ था, और अभी 6 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक ये चला था, है ना। इसकी चारों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। कौन कौन, एक तो जोधपुर जिला प्रशासन है, एक जिला उद्योग केंद्र जोधपुर है, एक उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर है, इसके अलावा मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है
जोधपुर से, इन चारों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। इसमें 750 स्टॉल्स लगी थी, है ना, जिसमें लगभग 18 राज्यों से 700 से ज्यादा हस्तशिल्पियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो मामला समझ में आ गया होगा आपको कि भाई एक विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान, इसकी थीम आपको याद रखनी है, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। तो इसमें कई प्रश्न आपको तैयार हो रहे हैं, आप याद कर ही लोगे। वैसे तो मैं एक बार रिपीट करते हुए चलता हूं कि भाई पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है उसकी शुरुआत कब हुई? 6 जनवरी 2023 को हुई। ये कब से कब तक चला? 6 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक चला था ये, है ना। और ये कौन सा संस्करण था, है ना, तो ये 33वां संस्करण था। कहां पर था? ये जोधपुर में था। कहां पर हुआ था ये भाई? जोधपुर में हुआ था। 33वां संस्करण था। पहली बार पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी, है ना। मामला समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट हम बात करें अगला की, तो अगला प्रश्न आपके सामने है ये कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फीटर, या फीचर भी कह सकते हैं इसको, फीचर 2023 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? वही असत्य निकालना है। 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से आपको असत्य कथन बताना है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला लगा। कौन सा मेला लगा भाई? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला लगा, जिसको हम FITUR फीचर कहते हैं, फीचर कहते हैं, है ना। फीचर 2023 इसका नाम है ना, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि इनमें से असत्य कथन इनमें चारों में से बताना है, तो एक बार पहला कथन हम देखें कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया गया। यानी इस मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? 18 से 22 जनवरी। कहने का मतलब अभी चल रहा है ये मेला, है ना। 18 से शुरू हुआ है और अभी ये चल रहा है, तो 18 से 22 जनवरी तक ये मेला चलेगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला चलेगा 18 से 22 जनवरी तक। दूसरा है कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, अभी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़ हैं। उनके साथ में पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है गायत्री राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़, गायत्री राठौड़, दोनों राठौड़ों को याद रखना आप कि धर्मेंद्र राठौड़ और गायत्री राठौड़ जो है, धर्मेंद्र राठौड़ तो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं और शासन सचिव है अपनी गायत्री राठौड़ है, जो पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है। इसके अलावा RTDC के जो प्रबंध निदेशक हैं विजयपाल सिंह, कौन है भाई? विजयपाल सिंह है। और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक है सलीम खान, कौन है? सलीम खान। और इसके अलावा उप निदेशक है नव किशोर बसवाल। इन सब ने इसमें भाग लिया है। किस किसने लिया है एक बार बता दूं? धर्मेंद्र राठौड़, गायत्री राठौड़, विजयपाल सिंह है, सलीम खान है और नवल किशोर बसवाल है। इन्होंने क्या लिया है? इसमें हिस्सा लिया है। तो दोनों कथन सत्य है। तीसरा कथन है राजस्थान की पर्यटन की संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर अवगत करवाने के उद्देश्य से पर्यटन से जुड़ी सभी टूर, ट्रेवल्स एजेंसियां एवं पर्यटन विशेषज्ञों को पधारो हमारे देश के माध्यम से राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया गया है इसमें, है ना। ये काम इसमें किया जा रहा है या किया जाएगा। कुल मिलाकर ये 18 से लेकर के 22 जनवरी तक अभी चल रहा है ये, है ना, और 22 जनवरी तक ये चलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि सभी कथन सत्य है इसमें, है ना। सभी कथन क्या है? सत्य है। मतलब असत्य कथन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी। इनमें से उपरोक्त में से एक भी कथन असत्य नहीं है, सब के सब क्या है भाई? सत्य है। मैं फिर रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट जीके का है और वर्तमान में चल रहा है ना। 18 जनवरी से 22 जनवरी, ध्यान रखना, 18 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक फीचर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। फीचर बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। अंग्रेज है, चले मतलब क्या क्या बना गए और हमको क्या क्या बता गए, और हम जो है बढ़िया मारवाड़ी के लोग हैं, लेकिन हम फिटर फिटुर फितुर फिचुर कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। आपको याद रखना है FITUR, FITUR, है ना। फीचर 2023, फीचर 2023 ध्यान में रह जाएगा। कुल मिलाकर के तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन कहां किया जा रहा है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है? 18 से 22 जनवरी तक किया जा रहा है। और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होगा मोटे तौर पर, तो पधारो हमारे देश, जो हमारा लोगो है, कि हमारी जो थीम है पधारो हमारे देश, जो लोगो है उसके आधार पर हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमारे यहां पर स्पेन के यात्री ज्यादा आते हैं, स्पेन के जो पर्यटक है वो राजस्थान ज्यादा आते हैं, और विशेषकर यूरोपीय देशों के सभी के अपने यहां पर अच्छे खासे आते हैं, है ना। अपने पुष्कर में देखो, है ना, भरे पड़े अंग्रेज चोटी बांध बांध करके, कोई समस्या ही नहीं है। तो कुल मिलाकर पर्यटक खूब आते हैं साहब, है ना। और कई लोग तो यही के होकर रह जाते हैं, है ना। इतने उनको मतलब कि पुष्कर इतना भाग गया उनको,
है ना। हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर इतना भाग गया उनको कि ब्रह्मा जी के शरण में ही वो तो हमेशा के लिए परमानेंटली यहीं के हो गए, कुछ तो ये सेटल भी हो गए शादी करा करके। तो कुल मिलाकर के यूरोपीय लोगों को यहाँ बुलाओ, है ना। विशेषकर यहाँ पर क्या है कि लिंगानुपात भी कमजोर है भाई, तो यहाँ पर ज्यादातर अगर अब यूरोपियन महिलाएं आएंगी तो कुल मिलाकर अगर वो यहीं सेटल हो जाएंगी तो मामला ये अपना तो क्या है, लिंगानुपात सही हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रही जाएगा वैसे कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यह आयोजन हुआ है फिटर 2023। ठीक है, मामला क्लियर होगा सभी के। नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर कहूंगा कि ये सारे करंट जीके से संबंधित प्रश्न है, और जो वर्तमान में करंट जीके चल रही है, मैं उन्हीं करंट जीके से संबंधित प्रश्नों को जो उद्योग से संबंधित है उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे आपके सामने उद्योग से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो मेरे हिसाब से आप गलत करके नहीं आओगे, है ना। बाकी दिशा ई राइस टीम आपके लिए बहुत ही केयरफुल तरीके से, मतलब आपके बारे में ही सोचती है कंटिन्यू, है ना, कि आप जो है बस आप थोड़ा दिशा ई राइस के बारे में सोचें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आता है। 18 जनवरी 2023 को दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, है ना, उसके उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से एक समझौता हुआ था। इन दोनों के मध्य, केंद्र सरकार और राजस्थान के मध्य क्या हुआ था, समझौता पत्र करार किया गया था, एक एमओयू सिग्नेचर किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। वो कहां की गई है, ध्यान रखना, कंपोजिट रीजनल सेंटर। प्रश्न सीधा है, इतनी बड़ी तामझाम तो इसलिए बताई है कि आपको प्रश्न की सारी जानकारी आपको मिल सके कि भाई कंपोजिट रीजनल सेंटर, ध्यान देना प्रश्न क्या है, कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया गया है। समझ गए होंगे वैसे तो आप, कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया गया है। 18 जनवरी 2023 की बात है, ये कब की बात है, 18 जनवरी, अभी परसों की ही बात है भाई। 18 जनवरी 2023 की यह घटना है। कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया गया, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की पार्टनरशिप में एक एमओयू सिग्नेचर हुआ था, एक समझौता हस्ताक्षर पत्र सिग्नेचर हुआ था, और दोनों के द्वारा एक सेंटर स्थापित किया गया, कंपोजिट रीजनल सेंटर। किस लिए किया गया है कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जितने भी दिव्यांग लोग हैं, उनको विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, है ना, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के साथ में पार्टनरशिप में, तो वो है जामरोली जयपुर में। कहां स्थापित किया गया भाई, जामरोली जयपुर में। ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया गया है, जामरोली जयपुर में। कब किया गया है, 18 जनवरी 2023 में किया गया है। किसके लिए किया गया है, दिव्यांग लोगों के लिए। किसके लिए, दिव्यांग लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किया गया। तो जामरोली जयपुर जरूर याद रखना आप, जामरोली जयपुर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इनमें आपको एग्जाम की संबंधित सामग्री ज्यादा मिलेगी। और मैं फिर कहता हूं कि दिशा ई राइस जितने भी आपको यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध करवा रही है, एप्लीकेशन में जितने भी वीडियोज और जो सामग्री उपलब्ध करवा रही है, निश्चित रूप से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न उठ रहे हैं, है ना। जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारी हो रही है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज से कई प्रश्न तो सीधे के सीधे उठ रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें और इनको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, टेस्ट समय समय पर देते रहें। प्रश्न नंबर 4 है, 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर हाउस परिसर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति, कौन कौन सा, एक तो भारत कला मेला और एक बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य राजधानी दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। कहां पर, दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन, एक एमओयू सिग्नेचर हुआ है। वहां पर भी दिल्ली में किस किस के मध्य हुआ है, भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य। ध्यान रखना, भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य किस लिए हुआ है, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, है ना। बीकानेर हाउस परिसर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर यह समझौता हुआ। और उसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है, उस समझौते में क्या क्या किया गया और क्या क्या नहीं किया गया है, उसको अपने को बताना है। इन चारों में से क्या नहीं किया गया और क्या किया गया है। तो ध्यान रखना कि भारतीय कला मेला IAF को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में आधुनिक एवं समकालीन कला की खोज के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी अपना जो भारतीय कला मेला है, IAF है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे दक्षिणी एशिया में आधुनिक एवं समकालीन कला की खोज के लिए, आधुनिक एवं समकालीन कला की खोज के लिए मान्यता प्राप्त है, एक प्रमुख मंच के रूप में। दूसरा ऑप्शन है भारत कला मेला की ओर से ओखला के मैदान में। कहां पर भाई, ओखला के मैदान में 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक, है ना। ध्यान रखना, अभी 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023
23 तक कुछ कलाकार सहभागियों की मदद से वार्षिक 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। यानी भारतीय कला मेला की ओर से, आईएएफ की ओर से कब आयोजन किया जाएगा? 4 दिवसीय कार्यक्रम हर साल होता है आयोजन, ये अब वर्तमान में कब किया जाएगा? तो फरवरी में किया जाएगा। 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक 4 दिवसीय कार्यक्रम। कितने दिवसीय है भाई? 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, है ना। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, भारत कला मेला के साथ यह समन्वय बीकानेर हाउस में क्यूरेटेड इवेंट्स पर भविष्य के सहयोग के लिए एक पथ प्रदर्शक कार्यक्रम साबित होगा तथा बीएचएमएस और आईएएफ दोनों कला संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग एवं व्यापक योगदान देंगे। बीएचएमएस और आईएएफ आप जान ही गए होंगे, क्योंकि बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और इसके अलावा भारत कला मेला, इन दोनों के मध्य, यानी दोनों के द्वारा जो ज्ञापन साइन हुआ है, जो समझौता साइन हुआ है, जो एमओयू सिग्नेचर हुआ है, उसके माध्यम से हमें कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये अपना अपना योगदान देंगे। ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर प्यालीदास गुप्ता, हस्ताक्षर पर कौन है भाई? प्यालीदास गुप्ता, जो कार्यक्रम निदेशक है बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के, और उमा जैकब जो निदेशक है बाहरी संबंध एवं आउटरीच, है ना, बाहरी संबंध एवं आउटरीच, जो आईएएफ में एक उपक्रम है बाहरी संबंध एवं आउटरीच, उसके निदेशक हैं। उन दोनों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। तो सभी कथन इसमें क्या है? सत्य है भाई। ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है और डी भी सत्य है। सभी कथन इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इन प्रश्नों का उद्देश्य है ये प्रश्न आप तक पहुंचे और इनको आप याद भी कर लें, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज करंट जीके मिलेगा। किसके आधार पर? टॉपिक वाइज आपको करंट जीके यहां पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप करंट जीके कर सकते हो। जैसे उद्योग, आज का जो करंट जीके का टॉपिक है वो राजस्थान के उद्योग है। राजस्थान के उद्योग से संबंधित जितनी भी करंट है वो आपको बताने वाला हूं मैं। तो ध्यान रखना, 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर हाउस परिसर में, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं प्रश्न को, कि बीकानेर हाउस परिसर में, है ना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत कला मेला, यानी यहां पर कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में जाकर सिग्नेचर किए भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य सिग्नेचर हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, ठीक है। और ये इसके लिए क्या क्या हुआ कि एक तो भारतीय कला मेला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तो मान्यता प्राप्त मंच है, बड़ा मंच है भारतीय कला मेला। दूसरी बात है कि ओखला के मैदान में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा भारतीय कला मेला की ओर से। तीसरी बात है कि भारत कला मेला जो है, इनका समन्वय हुआ भारतीय कला मेला के साथ। बीकानेर हाउस प्रबंधन ने क्या किया? समन्वय किया, और उनके सहयोग से एक तरह से भारत कला मेला पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। किसका? अपने बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति का। फिर चौथा है कि साहब ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस किसने किए? प्यालीदास गुप्ता ने और उमा जैकब ने। प्यालीदास गुप्ता ने और उमा जैकब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये देखो, राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसके लिए? आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे प्रत्येक जिले में। ध्यान देना कि प्रत्येक जिले को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि राजस्थान का प्रत्येक जिला आत्मनिर्भर बने। इसके लिए निर्यात संवर्धन में, कहां पर भाई? निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर, यानी आत्मनिर्भर किसमें बनाया जाएगा? निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किया जा रहा है। क्या विकसित किया जा रहा है भाई? डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किया जा रहा है। उनके बारे में हमें सत्य कथन बताना है कि पहला डिस्ट्रिक्ट हब, एक्सपोर्ट हब कहां पर स्थापित किया गया है, दूसरा कहां किया जा रहा है, सभी जिलों में कब किया जा रहा है, ये सब बातें हैं। तो ध्यान रखना। पहला, फिर मैं एक बार प्रश्न रिपीट करता हूं, आप समझ लेना कि राजस्थान के प्रत्येक जिले को हम निर्यात के संवर्धन में, है ना, हम एक्सपोर्ट के संदर्भ में क्या बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, है ना, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किया है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है? डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किया है ना। वो कहां किया है? सबसे पहले तो देखो, प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर जिलों को चुना गया है। बाद में चरणबद्ध तरीके से इसमें सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। यानी पहले चरण में जयपुर और जोधपुर, पहले जयपुर में स्थापना होगी, बाद में जोधपुर में स्थापना होगी। यानी डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब कहां कहां विकसित किया जाएगा? प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर में। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम होगा जयपुर और जोधपुर में। बाद में सभी जिलों में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब प्रथम चरण में कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। बाद में सभी जिलों में हो जाएगा। दूसरा है कि जिला उद्योग केंद्र, अपने 36 जिला उद्योग केंद्र है। वैसे 36 के जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36। उनमें जो जयपुर वाला है,
यानी जिला उद्योग केंद्र जयपुर जो शहरी है, जयपुर का, ग्रामीण को छोड़ दो, शहरी की बात है, तो जिला उद्योग केंद्र जयपुर का जो शहरी है उसमें एक बैठक आयोजित की गई है और शहर के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी और इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के लिए ब्लू पोट्री के विकास पर चर्चा की गई। यानी बैठक कहां आयोजित की गई? जिला उद्योग केंद्र शहरी में, जयपुर के शहरी उद्योग केंद्र पर बैठक आयोजित हुई जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी पर चर्चा की गई और जयपुर ग्रामीण के लिए यहीं पर चर्चा हुई ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए? ब्लू पोट्री के विकास के लिए। तो इसमें जयपुर में दो चीजों का विकास ज्यादा किया जाएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी का और ब्लू पोट्री का, जेम्स एंड ज्वेलरी का और ब्लू पोट्री का। इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल, जिला स्तर के जो उद्योग है उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी और तकनीकी सहायता भी मिलेगी। तो इसके सभी कथन क्या है भाई? सत्य है ना। यहां का उद्देश्य साफ है कि आपको इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है केवल उद्योगों से संबंधित जो करंट जीके है वो आप तक पहुंच सके, है ना, तो ध्यान रखना। और इसी तरह प्रत्येक राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा समस्या आती है कि सर हम भूगोल की करंट तथ्य कैसे पढ़े, भूगोल में क्या क्या परिवर्तन आया है ना। तो उन भूगोल के जितने भी परिवर्तन हैं, चाहे वो भारतीय इंडियन ज्योग्राफी हो अपनी, है ना, भारतीय भूगोल हो, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, दोनों में जितने भी या वर्ल्ड में भी ज्योग्राफी में जितने भी करंट जीके से संबंधित प्रश्न है, मैं टॉपिक वाइज प्रत्येक करंट जीके के प्रश्न को आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से लेकर के आऊंगा। तो ध्यान रखना, प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्नों को विशेष रूप से जितने भी करंट, जैसे आज हम उद्योग के लेकर आए हैं, तो उद्योग के जितने भी करंट जीके से संबंधित प्रश्न है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे खुल करके। तो ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न नंबर 5 को मैं याद रखना कि निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्थापित किए गए जेपुर और जोधपुर में प्रथम चरण में, और बाद में सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। खास बात है कि इसके लिए जयपुर के जिला उद्योग केंद्र पर बैठक हुई थी शहरी में, और उसमें जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी और जयपुर ग्रामीण के लिए ब्लू पोट्री पर उनके दोनों के विकास करने पर जोर दिया गया था। इसके अलावा इन जो जितने भी जिला के जो छोटे उद्योग होते हैं उन उद्योगों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। सभी कथन क्या है? सत्य है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 कि हाल ही में, ध्यान रखना करंट जीके का और बड़ा प्रश्न है ये, कि हाल ही में 56 भोग उत्सव, है ना, हमने 56 भोग, अब आपको 56 भोग भी मिलेंगे साहब। तो ध्यान रखना 56 भोग उत्सव 2022 के पोस्टर का विमोचन किया गया है। अभी हाल ही में 56 भोग, ये हालांकि दिसंबर 2021 में किया गया था। ये कब किया गया था? दिसंबर 2021 में, है ना। फिर दिसंबर 2022 में इस पर फिर चर्चा हुई थी, है ना। तो हम दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 दोनों की चर्चा यहां पर करेंगे कि साहब हाल ही में 56 भोग उत्सव 2022, पहली बार इसकी स्थापना दिसंबर 2021 में की गई, फिर 2022 में फिर इसको रिपीट किया गया। तो 56 भोग उत्सव 2022 के पोस्टर का विमोचन किया गया। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखने आपको 4 कि पहला ऑप्शन है राजस्थानी रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना, जैसे चकलो, बेलन, चीपियो, फूकनी, है ना, ये सब चीजें, है ना। और इसके अलावा और जो भी बोलते हैं ये सारी चीजें, है ना, जो भी राजस्थानी रसोई से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगी, है ना। छोटे छोटे भांडियो, वो बर्तन बोले भांडियो, टोपियो, दामू, डेगची, है ना, ये सारी चीजें जो है एक ही जगह आपको उपलब्ध करवा दे। इसके लिए 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि राजस्थानी रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। दूसरा, उत्सव में मन भावन व्यंजनों, आपके जो देखो लाल टपक रही होगी सभी के, कि जितने भी मन भावन व्यंजन है, जैसे धौलपुर और भरतपुर और सीकर की गजक फेमस है। राजस्थान में धौलपुर, भरतपुर और सीकर की क्या फेमस है भाई? गजक प्रसिद्ध है। वो आपको इस 56 भोग उत्सव में देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी, पीने को, गजक तो पीते नहीं है, पानी पीने को मिलेगा, कहने का मतलब गजक खाने को मिलेगी। पाली का आपको गुलाब हलवा खाने को मिलेगा। यहां पर आप जाओ, है ना, गए होंगे आप लोग, अगली बार 2023 में लास्ट में फिर जाएंगे हम, तो पाली का गुलाब हलवा आपको यहां खाने को मिलेगा। गंगापुर का खीर मोहन, गंगापुर का क्या भाई? हाँ देखो थोड़ी सी लाल टपक रही है ना। गंगापुर का खीर मोहन भी आपको यहां खाने को मिलेगा। दौसा का डोठा यहां खाने को मिलेगा। अलवर का मावा यहां आपको खाने को मिलेगा। ये फेमस चीजें हैं। अगर आपसे कभी भी इन जिलों में आपको घूमने का मौका मिले तो मैं कहूंगा जब भी सीकर जाओ वहां की गजक खा के आना, जब भी आप भरतपुर जाओ वहां की गजक खा के आना, जब धौलपुर जाओ वहां पर गजक खा के आना, गंगापुर का खीर मोहन खा के आना, पाली का गुलाब हलवा आप लेकर आना, है ना। और दिसाई राइस टीम को भी आप, है ना, कुल मिलाकर के, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका होगा ये सुनिश्चित है।
दौसा का डोठा आप लेकर आना, अलवर का मावा है ये खाकर भी आना और लेकर भी आना। ब्यावर की तिलपट्टी, ब्यावर की जो तिलपट्टी है, तिलपपड़ी है, बहुत फेमस है। और बीकानेर की नमकीन फेमस है, कोटा की कचौरी फेमस है, जयपुर का घेवर प्रसिद्ध है, कुल्फी जयपुर की फेमस है, तंदूरी चाय भी आपको जयपुर की मिलेगी बढ़िया वाली, और पान भी जयपुर का है ना, वो भगत पान वाला। कुल मिलाकर के जयपुर के पान फेमस है। तो ध्यान रखना आपको कि ये सब चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर साल 56 भोग उत्सव 2022 है ना, 56 भोग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसमें, यानी बी भी सही है आपका। तीसरा है राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजनों का परिचय करवाना, यह भी सही है, क्योंकि यहां पर सबसे मूल उद्देश्य यही है कि आपको केवल खिलाना ही नहीं है, बल्कि आपको यह भी है कि हम घूमने जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि भाई साहब आप किशनगढ़ अगर जा रहे हो, किशनगढ़ में आपको क्या खाने को मिला, किशनगढ़ में आपको क्या खाने को मिले, साहब यहाँ की फेमस क्या चीज है, हम क्या खाएं। तो यहाँ भाई साहब मक्खन बड़े फेमस है। तो कुल मिलाकर जो भी आप चीज खा सकते हो है ना, वो हर जगह आप जाकर के, इसलिए आपको 56 भोग उत्सव में ये सब चीजें दिखाई गई है। आप टेस्ट करो और जब भी घूमने जाओ तब ये चीजें जरूर खाओ। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजनों का परिचय करवाना 56 भोग उत्सव का उद्देश्य है। तो 56 भोग उत्सव 2022 उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। मामला ध्यान में आ जाएगा, किससे संबंधित है, राजस्थानी रसोई से हमें परिचय करवाया जा रहा है। फिर हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के बारे में सही कथनों को पहचानिए। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के बारे में सही कथनों को पहचानना है। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आरंभ संपूर्ण प्रदेश में मैनचेस्टर के रूप से पहचान बना चुके। ये लो, मैनचेस्टर के रूप में क्या बांसवाड़ा ने पहचान बनाई है? नहीं, बल्कि भीलवाड़ा ने पहचान बनाई है। तो यह सही कथन नहीं है। दूसरा, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आरंभ संपूर्ण प्रदेश में मैनचेस्टर के रूप में पहचान बना चुके, नहीं, यह भी जोधपुर है। कुल मिलाकर यह कथन भी गलत हो गया। तीसरे में भीलवाड़ा नजर आ रहा है आपको, ये देखो, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आरंभ संपूर्ण प्रदेश में मैनचेस्टर के रूप से पहचान बना चुके भीलवाड़ा जिले से, वह बिल्कुल सही है ना। यानी कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के बारे में, या इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की शुरुआत कहां से हुई? भीलवाड़ा से हुई। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की शुरुआत कहां से हुई भाई? भीलवाड़ा से हुई है ना। ये भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि देश का पहला एमएसएमई सेंटर कौन सा है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत देश का आपको बताना है कि एमएसएमई सेंटर कौन सा है। भारत का प्रथम एमएसएमई सेंटर कौन सा है ना, कि साहब एमएसएमई सेंटर आपको बताना है कौन सा है आपको। यानी भिवाड़ी राजस्थान अपने अलवर जिले में है। भिवाड़ी कहां है? अलवर जिले में है। कुल मिलाकर राजस्थान में देश का पहला एमएसएमई सेंटर है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, है ना। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 की विशेषता नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि हस्तशिल्प नीति 2022 की विशेषता कौन सी नहीं है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 की विशेषता को बतानी है। ध्यान रखना कि यह सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पारंपरिक कला और शिल्प के पुनरुद्धार के लिए निवेश को बढ़ावा देगी। बिल्कुल, हस्तशिल्प नीति की जब बात की जाए तो ध्यान रखना कि अपने 2019 में हस्तशिल्प को, किसको भाई? राजस्थान की हस्तकला को, राजस्थान की हस्तकला को विशेष मान्यता दी गई थी, विशेष दर्जा दिया गया था। और फिर हस्तशिल्प नीति 2022 ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। पहला प्रश्न तो आपके ऊपर वाले प्रश्न से ही क्लियर हो रहा होगा कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब आई? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में आई है। ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है, साथ में पारंपरिक कला और शिल्प के पुनरुद्धार के लिए निवेश को बढ़ावा देना है कि यहां लोग आए और हमारे इस पारंपरिक कला के शिल्प का पुनरुद्धार करें, है ना। जो हमारी कला है उसको विकसित करें, विदेशों तक पहुंचाएं, इसके लिए निवेश करें इसमें ज्यादा से ज्यादा। दूसरा है कि यह राज्य से हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देना चाहता है। बिल्कुल, हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है राज्य कुल मिलाकर के। इस नीति से हस्तशिल्प क्षेत्र को फलने फूलने और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद है। बिल्कुल, हस्तशिल्प क्षेत्र को फलने फूलने, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है और आवश्यक बुनियादी ढांचा उसको मजबूत करने की उम्मीद रहती है। फिर हम बात करें
कि यह राजस्थान के हस्तकला उत्पादों को निर्यात योग्य बनाएगा, राजस्थान के हस्तकला उत्पादों को निर्यात योग्य बनाएगा, जिससे वह रणनीतिक विपणन के माध्यम से वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल कर सकेंगे। कुल मिलाकर हस्तशिल्प को बढ़ावा देना इस नीति का उद्देश्य। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। सभी कथन 2022 की विशेषता है, इसमें नहीं वाला कोई मामला ही नहीं है। कुल मिलाकर सभी कथन राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में आई उसके बारे में सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 10, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जून के नाम से जाना जाता है? गजब का प्रश्न है। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे हम जापानी जून कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जापानी जून कहते हैं। तो ऐसा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे जापानी जून के नाम से जाना जाता है? और वो आपके सामने है, नीमराना अलवर। अलवर का नीमराना क्षेत्र जापानी जून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? जापानी जून के नाम से जाना जाता है। तो याद रह जाएगा आपको कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे हम जापानी जून कहते हैं? नीमराना अलवर। नीमराना अलवर। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? ध्यान देना, सॉफ्टवेयर का आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर कनकपुरा जयपुर में है, और हार्डवेयर कहां है? कूकस जयपुर में। कहां पर है? कूकस जयपुर में। पहला कथन सत्य है कि राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? कूकस जयपुर में है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की, जयपुर के किस क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा रहा है? आपको बताना है कि जयपुर के किस क्षेत्र में, ये सारे चारों स्थान जयपुर में हैं, कनकपुरा, सीतापुरा, जगतपुरा, झालाना, इनमें से आपको बताना है किस क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान देना कि झालाना डोंगरी, जयपुर के झालाना क्षेत्र, जयपुर का कौन सा क्षेत्र? झालाना क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है। कौन सा पार्क बनाया जा रहा है भाई? इको टूरिज्म पार्क कहां बनाया जा रहा है? झालाना जयपुर में बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, रिको ने कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए, कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क कहां विकसित किए हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, है ना। छोटी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि रिको ने हाल ही में कृषि आधारित उद्योग का विकास करने के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना। एक तो आपके कोटा में किया है, एक आपके गंगानगर में किया है, एक अलवर में किया है, एक जोधपुर में किया। आपको देखना है कोटा, गंगानगर, अलवर, जोधपुर कहां है? कोटा, कोटा इसमें नहीं है तो ये अपने आप गलत हो गया। कोटा इसमें है, गंगानगर है, अलवर है और जोधपुर है, इसमें चारों हैं, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कुल मिलाकर के आगे ऑप्शनों में मिस्टेक है ही, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक का मतलब ये ऑप्शन गलत है। सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा, है ना। हमारी टेक्निकल टीम जो है कुल मिलाकर के वो देख रही है कहां मिस्टेक है भाई, है ना। हमने इतने अच्छे से टाइप किए थे। तो ध्यान रखना कि प्रश्न नंबर 13 कहता है कि 4 कृषि खाद्य पार्क कहां पर विकसित किए गए हैं, है ना। कोटा में, गंगानगर में, अलवर और जोधपुर में। याद रखना आपको कि 4 कृषि खाद्य पार्क स्थापित किए, कौन कौन से हैं? कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर। एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ, कोटा, गंगानगर, अलवर, जोधपुर। कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर, है ना। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 की, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है? देखो कितना गजब का प्रश्न है, गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र पूछा है और सबको आता है इसका आंसर। ये सरल सा प्रश्न है, गड़ेपान कोटा। कहां है? चंबल फर्टिलाइजर्स, ये भी कहां है? गड़ेपान कोटा में, है ना। गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां है? गड़ेपान कोटा में। तो सही आंसर रहेगा गड़ेपान कोटा। गड़ेपान कहां है भाई? कोटा में है ना। मैं लिख दूं, ये लो। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की। 15वां प्रश्न है, राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड कहां है? देखो गजब का प्रश्न फिर आ गया आपके सामने कि राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड कहां है। गजब का प्रश्न है ना। स्टेट टैनरीज लिमिटेड पूछा है ना। तो आप चले जाओ, है ना, टोंक में। कहां चले जाओ? टोंक में। तो स्टेट टैनरीज लिमिटेड कहां है भाई? टोंक में है। राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड कहां पर है? टोंक में है। प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? आपको बताना है कि खनिज आधारित, सिंपल सी बातें हैं। जस्ता गलाने का उद्योग खनिज आधारित है, सीमेंट उद्योग भी
खनिज आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग खनिज आधारित नहीं है, और संगमरमर का उद्योग भी खनिज आधारित है। तो इसमें ए, बी और डी जहां मिले वहीं सही कर दो। ये लो, ये मिला, ये सही कर दिया कि भाई राजस्थान में आपको खनिज आधारित उद्योग बताने हैं, और वो कौन कौन से हैं। जस्ता गलाने का उद्योग है ना, सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग और बाकी बहुत सारे उद्योग है, लेकिन ऑप्शन को देखकर अपने को चलना है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 17 की, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 31 मार्च 2017 के अनुसार एक भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक उद्योग नहीं चल रहे हैं। यह प्रश्न पुराना है लेकिन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए उठाया है। मैं आपको अभी भी बताऊंगा इन चीजों को लेकर के कि आपके अब तक 31 मार्च 2022 तक की बात बताऊं आपको। 31 मार्च 2022 की जो रिपोर्ट आई उस तक के जिले भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसमें जो आंसर है, दौसा, जालोर और प्रतापगढ़ में एक भी उद्योग नहीं चल रहे हैं, है ना। ये 31 मार्च 2017 तक की बात थी। और अब अगर हम बात करें 31 मार्च 2022 तक की, कब तक की बात करें, 2022 तक की, तो बड़े पैमाने के उद्योग प्रतापगढ़ और दौसा 2 जिलों में नहीं है। प्रतापगढ़ और दौसा 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो प्रतापगढ़ और दौसा, जालोर में बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित हो चुके हैं। ठीक है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 18 की, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो देखो, पहला ऑप्शन है आपके सामने, नौकरशाही मंदता को हटाना, लाल फीताशाही को खत्म करना, विनिर्माण की लागत में कमी करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? विशेष रूप से बी, क्योंकि लाल फीताशाही जो चल रही है उद्योगों में, है ना, अधिकारियों के भाई साहब, जब तक आप पग नहीं पूजते तब तक वो आपको अथॉरिटी नहीं देते हैं किसी काम को करने का, कुल मिलाकर के एनओसी नहीं देते हैं। तो इसलिए लाल फीताशाही को खत्म करना इसका बड़ा उद्देश्य मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया का बड़ा उद्देश्य क्या है? लाल फीताशाही को खत्म करते हुए आगे इसमें यहां यूं भी कह सकते हैं कि साहब इंडिया का जो सामान है वो इंडिया में निर्मित हो, है ना। कच्चा माल हम भले ही बाहर से ले लें, लेकिन ठप्पा भारत का लगकर अगर बाहर जाता है तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है कि भारत के लिए भारत का सामान भारत में निर्मित हो। कच्चा माल भले ही विदेशों से आ जाए, लेकिन हम पक्का माल खुद लोगों को निर्यात करें। तो कुल मिलाकर मेक इन इंडिया, भारत का भारत में बनाओ, वही है ना, लोगो अपना होना चाहिए। भारत में सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? एक मोटा हिस्सा, एक जीडीपी का मोटा हिस्सा अपने सेवा क्षेत्र से आता है। किससे आता है? जीडीपी का एक मोटा हिस्सा किससे आता है? अपने, है ना, सर्विस सेक्टर से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि भारत के जो 8 प्रमुख उद्योग हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में इसके बारे में बताया 8 उद्योग कौन कौन से, वैसे आप जानते ही हैं। तो 8 प्रमुख उद्योग का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखो फटाफट से कौन सा नहीं है कि मैं आपके सामने लिखूं। ये तो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस तो है, इस्पात भी है, सीमेंट भी है, बिजली भी है, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद भी है, लेकिन खनन, धातुक्रम संचालन, दवाइयां, इनमें से भाई धातुक्रम संचालन दवाइयां जो है ये 8 प्रमुख उद्योगों में नहीं आते हैं, है ना। दवाइयां वगैरह सेवा क्षेत्र में आती है। तो कुल मिलाकर के निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें डी आंसर सही रहेगा। बाकी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ध्यान रखना ये क्या है अपने 8। एक रिफाइनरी, एक क्या है? रिफाइनरी। बाकी तो इसमें आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और अपना विद्युत आ गया। तो कुल मिलाकर के ये 8 जो उद्योग है ये किसमें आते हैं अपने? एक खनन कहां गया? ये रहा खनन। तो कुल मिलाकर के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल रहते हैं। और लास्ट प्रश्न है आज का कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र काम कर रहे हैं वर्तमान में? तो ध्यान रखना वर्तमान में 36 जिला उद्योग काम कर रहे हैं। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग काम कर रहे हैं? 36 जिला उद्योग काम कर रहे हैं। मैंने कम समय में आपको अधिकतम देने का प्रयास किया है ना मित्रों। विशेष रूप से क्लास के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। विशेष रूप से आज के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत।